Hello everyone, my name is तुषार राणा एंड आई एम फ्रॉम ट्रिपल आई टी श्री सिटी। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का चालू करा था, जिसके हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने पिछली दो क्लासेस में पहले हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए थे, 1 और 2, दो पार्ट में। और हमने पिछली क्लास में थर्ड पार्ट भी चालू कर दिया था, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस थे मे बी। तो यहाँ से चालू करे थे हमने। लास्ट क्लास में हमने थोड़ा रिकैप दे दिया था मैंने। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने 34 क्वेश्चन में भी कर लिया था शायद करके। हाँ, तो हमने 34 क्वेश्चन कर लिए थे। तो हम 35 क्वेश्चन पे थे। तो ठीक है, आप सब लोग तैयार होंगे तो चालू कर लेते हैं। ओके, तो मैं नया क्वेश्चन लिख रहा हूँ। हम यहाँ से चालू करेंगे आज। ये भी इजी इजी क्वेश्चन एक टाइप से, क्योंकि उतने लॉन्ग नहीं है। मल्टीपल चॉइस से बस थोड़ा सा थ्योरी कंटेंट रहेगा इसमें। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच वन विल हैव अ हायर वेलोसिटी टू प्रोड्यूस मैटर वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, एक्सप्लेन इट। ओके, तो इसमें पूछा गया है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक प्रोटॉन दिया है। मैं बता देता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन दिया है एंड एक प्रोटॉन दिया है। ओके, तो इसमें तो उन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमें बताना है उनकी वेवलेंथ के बारे में। ओके, तो यानी कि उनकी, सॉरी, हमें उनकी वेलोसिटी के बारे में बताना है। वेलोसिटी यानी कि इन दोनों में से किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, और उनकी वेवलेंथ सेम। वेवलेंथ इज इक्वल टू सेम। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, तो हमें बस पता करना है। तो देखिए, एक वेवलेंथ और एक वेलोसिटी में एक रिलेशन था, आपने पढ़ा होगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या मास इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे लैम्डा डिक्रीज करेगा। लेकिन हमारे पास क्या दिया, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, एच की वैल्यू भी कांस्टेंट रहती है। वेलोसिटी के बारे में पूछा है हमारे से, और बस हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में हमें बस मास का डिफरेंस पता है। तो हमें क्या पता है कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज्यादा होता है कि उसके इलेक्ट्रॉन से मास। तो ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, यहाँ से सीधे सीधे हमें पता चल गया कि इस इक्वेशन को हम जब टैली करेंगे, तो जब सेम वेवलेंथ का हमारे पास वो रहेगा, क्या रहेगा, मैटर रहेगा, मैटर वेव्स रहेगा। तो फिर जो जिसकी ज्यादा मास है उसकी वेवलेंथ कम होगी। ओके, तो उसी तरीके से इसका ऐसा आ जाएगा आंसर। द सेम वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इनमें क्या होगा, इनमें ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन हैव हायर वेलोसिटी। ओके, तो ये कैसे आया, वही है। आप देखिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, वेलोसिटी को ऊपर ले जा लीजिए, एच लिख दीजिए, एम लिख दीजिए, और अपॉन में उधर वाला लैम्डा को यहाँ रख दीजिए। ये दोनों तो हमारा कांस्टेंट है। अब देखिए, इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसी तरीके से हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी देन प्रोटॉन की वेलोसिटी। ओके, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 35 भी हो ही गया। बस थोड़ा सा देखिए, थ्योरी कंटेंट रहता है तो आपको थोड़ी सी मैनिपुलेशंस करना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीजें थोड़ी लॉजिकल ही है, अगर आपने चैप्टर वैप्टर पे ध्यान दिया होगा अच्छे से, और आपने सारे पॉइंट से परिचित होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। ओके, a hypothetical electromagnetic wave is shown in figure. Okay, find out the wavelength of the radiation. Okay, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं पहले यहाँ वेवलेंथ बना लेता। क्या होता है वेवलेंथ, आपको पता है ना वेवलेंथ क्या होता है। थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इसका ग्राफ बन गया। तो इसमें पूछा है वेवलेंथ क्या है। तो देखिए, वेवलेंथ होता है टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट, यानी कि जब वो एक पूरा अपना पाथ कंप्लीट करता है तो जितना डिस्टेंस होता है वो उसकी वेवलेंथ हो जाती है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पे देख रहा, तो देखिए अब ये रिपीट कहाँ कर रहा, यहीं पे रिपीट कर रहा। तो ये है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हमारे पास, ओके, ये हमारी इतनी डिस्टेंस दी हुई है। मैं थोड़ा एक थोड़ा ग्राफिकल तरीके से आपको अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैं थोड़ा ग्राफ में लिख रहा है इसको। 2.16 पिकोमीटर। ओके, तो अब देखिए, अगर ये 2.16 है तो इसकी भी वैल्यू उतनी ही होगी। ओके, 2.16, क्योंकि ये मिडल पॉइंट के बीच में ही दिया गया है।
अब देखिए, अब जैसा ऊपर बनता है ग्राफ वैसे ही नीचे बनता है, तो इसको भी आप 20 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 2.16, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 2.16। तो हम सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो वेव लेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू वेव लेंथ, वेव लेंथ इसको ऐसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड एज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ्स। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दो रानी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा एक क्रस्ट हो गया, याला एक क्रस्ट हो गया। हम ऐसे भी ले सकते थे, यहाँ से एक करते और यहाँ से चालू करते, पर हमारे पास क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है स्टार्टिंग वहां से हो रही, तो उसको लेते हुए ज्यादा इजी पड़ेगा। तो जैसे मैंने 4 बार टैली करा, वैसे 4 × 2.16 पिकोमीटर लिख देंगे, और इसी के साथ इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इंटू कर दीजिए आप, सिंपल कैलकुलेशन है, पिकोमीटर। ओके, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। देखिए सब इजी इजी क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा। आगे लॉन्ग आंसर टाइप एक हमारा पार्ट है, लास्ट पार्ट है शायद तक, 6th वाला यानी 5th पार्ट है, उसमें अच्छे क्वेश्चन हम उसको थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो अभी मैं इसको चलते जा रहा। देखिए बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, थ्योरी पार्ट है थोड़ा सा। ओके, क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब्स लाइट है। ओके, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इन नैनोमीटर। ओके, विच पार्ट ऑफ द, देखिए इसमें आपको, देखो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पहले क्वेश्चन में पूछा गया कि ये चीज हाईलाइट करना पड़ेगा। देखिए जैसे इसमें नैनोमीटर में रेडिएशन पूछा है, हमारे पास 4.5 देखिए हर्ट्ज में दिया है, तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ओके, हमें पूछा गया कैलकुलेट द वेवलेंथ पूछा गया है, सॉरी। ओके, हाँ, देखिए हमें पूछा गया कैलकुलेट द वेवलेंथ। ओके, तो देखिए तीन चीज में हमारा काम होता है, अब कैसे होगा देखिए। तो पहले मैं एक चीज लिख रहा, ये क्या लिखा मैंने, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। ये क्या है, लैम्डा को हम ऐसे डिनोट करते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू, जिसमें ये हमारा वेलोसिटी रहता है, ये वेवलेंथ रहता है, और ये हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है। ओके, वेलोसिटी हमारे पास अभी स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, तो हम यहाँ पे सी रखेंगे। लैम्डा हमसे पूछा गया है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दी हुई है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू कितनी रहती है, 3 × 10⁻⁸मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय, हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है 4.6 इंटू 2 है, इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 649.4 नैनोमीटर। ओके, हमें नैनोमीटर में पूछा है, तो आप नैनोमीटर में निकालेंगे, इसका आंसर मीटर में आएगा तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, और आपको कन्वर्जन आते होंगे, मैं वो कन्वर्जन नहीं दिखाऊंगा। और इस चीज, इस फ्रीक्वेंसी, इस वेवलेंथ के बारे में आपको एक क्या चीज दिख रहा है, जैसे आपने कैलकुलेट करे, देखिए क्या दिखा मैं बताता हूँ। ये जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, ये फॉल्स अंडर विजिबल रेंज। 400 से 700 होता है ना नैनोमीटर, उसके बीच में कौन करी, तो आप ये एक ऐसा अपने याद के लिए लिख सकते हैं, इससे आपको पिछले टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे और आपका अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, पूछा गया हमसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर। अच्छा, अरे ये तो बहुत इजी है, मैं एक ऐसे लिख लेता ऑर्बिट, हम ऐसे ग्राफ टाइप बना लेते हैं, ग्राफ के दैट सॉरी टेबल, और इधर लिख लेते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, तो बस इसको मैं थोड़ा लॉन्गेट कर रहा, मैं जब तक ये नीचे लिखूंगा नहीं तब तक कि ये स्क्रॉल नहीं होगा, तो मैं थोड़ा पहले बड़ा बना लेता हूँ। ओके, फिर हम पॉइंट्स लिखते जाएंगे इसको। तो देखिए जैसे इसमें पहला पॉइंट, अब पहला पॉइंट आपको पता होगा जैसे कि डेफिनेशन होता है, तो ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, हमारा ऑर्बिट होता है एक एक यानी कि सर्कुलर पाथ होता है जो पहले से डिफाइंड होता है, और जिस और वो यानी कि न्यूक्लियस के आजू बाजू हमारे पास सर्कुलर पाथ रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड, देखिए पूरी ये बुक
बुक की डेफिनेशन टाइप ही है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। ओके, इसके आजू बाजू, जिसमें यानी कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर। अब ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल भी ऑर्बिटल इससे बहुत अलग होता है। ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशन स्पेस होता है, वो भी न्यूक्लियस के अराउंड ही होता है, लेकिन वो डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऑर्बिट में, लेकिन ऑर्बिटल में हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ होगी। ओके, तो इट इज जैसे आपने एंगुलर मोमेंट एजिमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा होगा, जिसमें जो 3 डायमेंशन को डिनोट करता है, वही चीज है। ओके, तो ये होता है 3। मैं डायमेंशन को 3D लिख रहा। और स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस which denote the probability of finding the electron which is maximum, यानी कि जहां सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। ओके, हमारा एक पॉइंट हो गया। और क्या बता सकते हैं? वैसे तो आपको मैं वो पूरा पॉइंट बताना चाहिए, चलो मैं एक पॉइंट और अपने तरफ से बता देता हूँ। बाकी आप सब ज्यादा यानी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको याद होंगे। इसका शेप कैसा होता है? इट इट हाँ, इट हैज डेस्क और सर्कुलर शेप। ओके, और इसके पॉइंट में क्या लिखेंगे? इसका कैसा होता है? इसके कुछ ऐसे शेप नहीं होते इसके। जैसे एश स्पेरिकल हो गया, डी से अपना डम्बल आता है कि नहीं? इस टाइप के शेप होता है। जैसे ऐसे ऐसे शेप नहीं होता स्पेरिकल, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे, ये सब ग्राफ आपने पढ़े होंगे, तो उसमें ये सारी चीजें बताई गई है आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। तो इसमें बोला गया है, टेबल टेनिस बॉल हैज अ मास 10 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। ओके, हमें टेनिस बॉल का मास दिया हुआ है और उसकी स्पीड दी है। इफ स्पीड कैन बी मेजर विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ 4%, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन दिस स्पीड एंड पोजीशन। ओके, तो देखिए, अब देखिए आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते आना चाहिए। देखिए इसमें बोला है देखिए यहाँ पे पहले अनसर्टेनिटी इन स्पीड एंड पोजीशन, तो आपको जैसे ही दिख गया वैसे आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे लग रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहते हैं? सॉरी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो वो होता है पोजीशन या फिर उसकी वेलोसिटी वेल डिफाइंड नहीं होती, उनमें कुछ अनसर्टेनिटी रहती है। तो उसके लिए उसने एक रूल दिया था, एक फॉर्मूले के इसमें, जैसे कि अनसर्टेनिटी ये हो गया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। ओके, ये था उसका फॉर्मूला। ये हमारा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन था, और ये हमारा क्या था? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी था। तो देखिए, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा धीरे धीरे क्लियर होते जा रहा होगा कि इसमें पूछा गया है और हमें दिया क्या गया है। ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है? हमारे पास मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल टू 10 ग्राम दिया हुआ है। ओके, वेलोसिटी अब में स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है? 90 दी हुई है, 90 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसके साथ हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्यूरेसी क्या दी हुई है? 4%। तो अपने को 90 मीटर पर सेकंड का एक्यूरेट वर्जन निकालना पड़ेगा विथ 4% एक्यूरेसी। ओके, तो इसमें इसकी वजह से अनसर्टेनिटी आई होगी कि इन स्पीड, इसकी वजह से तो वो कितनी आएगी? 4 × 90 डिवाइडेड बाय 100। जैसे हम सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन जो रहता था वही कर रहे हैं। इसका आंसर 3.6 मीटर पर सेकंड आता है। ओके, अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो डेल्टा एक्स को जैसे के वैसे रखा हमें, और एच अपॉन 4 इंटू पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी लिखा।
क्योंकि वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, यानी अनसर्टेनिटी वाली h/4। कॉन्स्टेंट वैल्यू अभी मैं खोल नहीं रहा। मास दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया, 10 दिया हुआ है। पाई की वैल्यू आप 3.14 लिख सकते हैं, एंड इसकी वैल्यू आप 3.6 डाल देंगे। और एच की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, एच इज 6.626 इंटू 10⁻²⁴। तो इसी से आपका डेल्टा एक्स दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजिशन आता है। तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, उसकी वैल्यू आएगी 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो ये आपकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ गया, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर। ओके, तो इजी था, आपको बस क्वेश्चन पढ़ना था और जो पूछा गया है उस पर आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना था और थोड़े से मैनिपुलेशन करना था। जैसे कि यहाँ पे ट्रिकी पार्ट बस इतना ही हो सकता है कि ये चीज, अगर आपके पास एक्यूरेसी दी है, स्पीड, इनिशियल स्पीड दी है, उसमें एक्यूरेसी दी है, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि उसमें इतना डिफेक्ट की वजह से जो वेलोसिटी वो चेंज हो जाएगी, तो क्या होगी, वो ऐसे निकालेंगे आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। The effect of uncertainty principle is significant only for motion of microscopic particle and is negligible for the macroscopic particles. Justify the statement with the help of suitable example. Okay. तो इसमें बोला गया है कि जो छोटे एलिमेंट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, उन्हीं पे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो करता है। हालांकि बड़े जो जैसे कि कोई बॉल वगैरह हो गई, कोई मान लीजिए आप बैट हो गया, इन पे नहीं करेगा। तो हमें इसको ट्रू साबित करना है ना, प्रूव करना है। तो देखिए इसको करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और अगर उनमें हम थोड़ा सा भी यानी पोजीशन का या वेलोसिटी का चेंज करें तो हमें वो दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम बहुत बड़ी चीज ले रहे हैं और उसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा अनसर्टेनिटी आ रहा है, तो उतना यानी रियल लाइफ में उतना मैटर नहीं करता हमारे इसमें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक पार्टिकल का एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, जिसका मास मान लेते हैं, मास, लेट्स टेक एन पार्टिकल। एक पार्टिकल लेते हैं जिसका मास है, मान लेते हैं हम 1 मिलीग्राम। ओके, 1 मिलीग्राम, और उसका मास अपन केजी में लिखे तो 10⁻⁶ kg, क्योंकि हमें अपनी रियल लाइफ से डिनोट करना है और हम अपना मास केजी में ज्यादातर देखते तो इसलिए। तो पहले हम इस पे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा लेते हैं। तो उसका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी, यानी कि पोजीशन और ये वेलोसिटी की वजह से जो वो आएगा, क्या आएगा, जो पोजीशन इंटू पोजीशन और वेलोसिटी की वजह से अनसर्टेनिटी, उसको हम लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू मास उसका कितना था, कितना था, 10⁻⁶। ओके, तो ऐसे निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻28 मीटर माइनस पर सेकेंड। ओके, तो देखिए इससे हमें क्या पता है, तो जो ये देखिए जो वैल्यू है, अब आप इस वैल्यू पे फोकस करिए। वैल्यू ऑब्टेन्ड इज क्या है, एकदम नेग्लिजिबल। देखिए 10⁻28 वो भी मीटर स्क्वायर में, आप सोच भी नहीं सकते क्या चीज है, नेग्लिजिबल। एंड ये इनसिग्निफिकेंट भी है, फिकेंट। ओके, सो इसलिए वो अप्लाई नहीं करेगा इस पार्टिकल को। दैट्स व्हाई हाइजेनबर्ग uncertainty principle is significant only for microscopic particle motion। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने जो मास लिखे वो 10⁻⁻�6 kg है, लेकिन जो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो 10⁻⁻27 kg में जाता है। तो देखिए ऑलमोस्ट बहुत छोटा हो गया ना, और ये बहुत बड़ा है इसके कंपैरिजन। इसलिए हमें ये समझ आता है सीधे सीधे कि उसके कारण जो हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है अनसर्टेनिटी का, वो एकदम सिग्निफिकेंट नहीं है, वो अनसिग्निफिकेंट आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, देख लेते हैं।
41 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन an electron is absent. However, in multi-electron atoms, mutual repulsion between the electrons is significant. How does this affect the energy of an electron in the orbitals of the same principal quantum number in the multi-electron atoms? Okay. तो देखिए, इसमें पूछा गया, मैं बता पहले क्वेश्चन क्लियर करा देता हूँ। इसमें बोला गया कि जैसे कि हमारे पास एकदम सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम, जैसे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें म्यूचुअल यानी कि इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन वाली कोई बात नहीं आती। लेकिन कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स हो गए, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन हो गया, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑर्बिट में, ओके, तो उनके वजह से जो उनके रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी में डिफरेंस आता है, वो हमें बताना है कि वो किस तरीके से एनर्जी को अफेक्ट करता है। ओके, तो ये बताना है। तो देख लेते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप वाइज चलेंगे। ओके, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोट कैसी होती है हाइड्रोजन एटम में, इज डिनोटेड बाय एन प्लस एल। एक आपने रूल पढ़ा होगा जिसमें आपको पता चलता है एन प्लस एल डिनोटेड बाय एन प्लस एल रूल इन हाइड्रोजन लाइक स्पेस। ओके, हाइड्रोजन एटम में एन प्लस एल की वैल्यू से डिनोट करते हैं। ओके, अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है, ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होंगे तो उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी। समझ लिए ना आपने क्या बोला चला, जैसे कि मान लीजिए आपके पास n इज इक्वल टू 1 है और इसका n इक्वल टू 3 है, तो इसका l भी उसके हिसाब से क्या आएगा, n इक्वल टू 1 इसका 0 आएगा, इसका n इक्वल टू 3 है तो इसका l की वैल्यू 2 आ गया। तो देखिए दोनों की एनर्जी डिफरेंट आ रही है, दिख रहा है ना आपको, तो ये दोनों की एनर्जी डिफरेंट आ रही है। तो इसके कारण भी ये भी एक रीजन है कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस होता है तो उनमें अलग अलग ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग आती है। ओके, और क्या हो सकता है, जैसे एक शील्डिंग इफेक्ट होता है। ओके, एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। ओके, तो ये भी मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपने बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं। तो देखिए, जब बहुत दूसरी दूसरी ऑर्बिट्स रहते हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग होती है। जैसे कि कोई लोअर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पार्ट नहीं लेते, तो उनके कारण उस एटम में शील्डिंग आ जाती है, तो उसके कारण भी एनर्जी में डिफरेंस आता है। फिर एक हॉर्न्स प्रिंसिपल होता है जिसमें एन प्लस एल वाला जो मैं बता दिया ये वही है, जिसमें हम देखते हैं। ओके, और कुछ एनर्जी का स्प्लिटिंग भी होता है, वो सारे रीजंस होते हैं। ओके, तो आपको मेजरली ये ध्यान रखना है कि ये वाला रीजन। ओके, ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 41 भी पूरा होता है। तो अब हम मैच द टाइप पे आ जाते हैं। मैं नया पेज खोल लेता हूँ, हेडिंग डाल लेते हैं। तो हमने अभी तक के 41 क्वेश्चन कर लिए, और एक बार मैं स्क्रॉल करके देख लेता हूँ और कितने बचे हैं। ओके, तो 55 क्वेश्चन बचे। ओके, यानी कि हमारे पास अभी 15 क्वेश्चन करने के। तो मैच द टाइप तो इजी इजी ही होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में थोड़ा आंसर टाइम लग सकता है। देखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज ये चैप्टर खत्म कर दे। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, पता नहीं क्यों पर लग रहा है। कोई नहीं, पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, पर हमारे टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के पीछे का रीजन और उसका सॉल्यूशन अच्छे से डीप में देख रहे हैं। तो कोई नहीं, सब अच्छा ही है। तो चालू करता मैं क्वेश्चन नंबर 42। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या पूछा है। ओके, वन लेफ्ट कॉलम, ये भी करेक्ट, मोर देन, ओके, एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। करेक्ट, मोर देन वन ऑप्शन राइट कॉलम। ओके, मैच द फॉलोइंग स्पेशीज विद देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया है, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम भी लगाऊंगा, आपको बताते चलूंगा, क्योंकि ये आपने पढ़ रखा है और ये हर एक केमिस्ट जो भी जेई वेई दे रहा है उन सभी को इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो इजीली आना जाना चाहिए एकदम कैलकुलेट करते हुए। ओके, तो देखते हैं पहला कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए पहले ए से चालू करते हैं, ए तक के देखते हैं, जो हमें मिला वो आंसर है। ओके, तो देखिए पहले का आंसर क्या दिख रहा है हमें, 1:2 9 9। ओके, तो इसका आंसर सी। कैसे हुआ ये मत पूछना, क्योंकि आपको पता है, तो आपको सब पता होगा यानी कि कॉपर का कितना एटॉमिक नंबर होता है और उसका कितना कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो मैं बस इसका आंसर लिखते जाऊंगा क्योंकि ये आपको बस लिखते जाना है। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा, सी। सी में क्या दिया हुआ है, 1:2 2p6। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता एकदम वेल
मैनर में, ताकि आपके पास ये आंसर लिखे रहे। तो देखिए पहला पहले का ये यानी कि आंसर ही लिख रहा मैं डायरेक्ट। ओके, तो पहले का आंसर है सी। क्या था? 1s2, 2s2, 2p6। कितने एलिमेंट हो गए? दो। 6 2 8 हो गए। ओके, और ये दो 10। अब इसके आगे भरना चालू करेंगे। 3s2 में भरे, फिर 3p6 में भरे, तो 10 और 8 18 हो गए। उसके बाद में भरते हैं 3d 10 और 4s1। कितने हो गए? 29 हो गए। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इस हिसाब से आपको देखते जाना। सेकंड और Cu2 प्लस। बस आपको यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स कम करना है। आपको बताया था मैंने कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट एक्स दिया है, उसके पास प्लस चार्ज दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसके इलेक्ट्रॉन में से -2 करना है। तो उसके कितने हो जाएंगे? जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसमें से -2 करना है। तो जैसे इसकी 29 थी, इसकी 27 होती है। तो आपको इस हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेना। तो कौन सा वाला दिख रहा है? मुझे तो डी दिख रहा है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d9। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला में बोला जिंक +2। जैसे उसका निकाले थे, इसमें भी Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालते जाना है। तो इसका आंसर ए है। क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। देखिए इसका जो यानी कि जो पुराना कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो ओरिजिनल होता है, उसमें 4s2 भी आता है। लेकिन 4s2 में से आपने देखिए 2 प्लस है, तो उसके कारण आपने यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन थे उनको आपने उड़ा दिए, तो उसकी वजह से ये कॉन्फ़िगरेशन आया। तो आपको जो दिया गया है वही कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आप ऐसा मत लिख दीजिए कि जो ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, बस आप उससे मिला दिए। क्रोमियम +3, तो उसमें भी सेम है, बस आपको देखते जाना है। क्रोमियम का जो जैसे स्कैंडियम, वेनेडियम, सॉरी। तो देखिए, तो जो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो ये कितना है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d3। ओके, तो देखिए सब इजी इजी है। बस आपको सभी एलिमेंट्स के नंबर से याद रखने होंगे। देखिए ये सब तो यानी कि जो एटॉमिक नंबर 30 तक होते हैं, तो आपको उनके तो याद ही रहना चाहिए। ओके, तो उनके उसके हिसाब से आपको उनका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखते आता है, तो आप उसमें से डायरेक्टली जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फिल हुआ है उनसे उड़ाते जाना है आपको। तो आप फिर इजीली लिख सकते हो उसका कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका आंसर देखिए मैं लिखते गया। फोर्थ का आंसर क्या लिखा मैंने? फोर्थ का ऑप्शन लिखा था, सॉरी। फोर्थ ऑप्शन ई हो गया, इसका ए हो गया, और सेकंड का डी, फर्स्ट का। ओके, आप लास्ट में जब आपका पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, तब आप इसके पीछे एनसीईआरटी में पीछे एक कॉलम होता है, उसमें इसके आंसर्स भी दिए होंगे, आप उससे मैच कर लीजिए। अगर आपको कुछ लगे कुछ गलत है, तो आप देख लीजिएगा, गलती हो जाती है कभी कभी। ओके, मैच द क्वांटम नंबर्स विद द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस। ओके, क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। ओके, इसमें बोला गया है इसके रिलेटेड इसकी इंफॉर्मेशन से हमको मैच करना है। ओके, तो देखिए पहली बात, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरा एक फेवरेट टॉपिक था ये क्वांटम नंबर्स। क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते, यानी अच्छे क्वेश्चन आते थे, और थोड़ा न्यूमेरिकल भी था, तो मजा भी आता था करने। ओके, तो देखिए पहला वाला। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड, तो देखिए, और शेप ऑफ द ऑर्बिटल। हाँ, इसका आंसर शेप ऑफ द ऑर्बिटल 9, स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9, ओरिएंटेशन 9 नहीं, एनर्जी एंड साइज ऑफ, हाँ साइज ऑफ द ऑर्बिटल। देखिए मैं शेप और साइज में भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पर मैंने थोड़ा अपना सही कर लिया। आप भी ऐसे ही कर लीजिए। तो इसका आंसर ये है, क्या है? एनर्जी एंड साइज डिनोट करता है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, फर्स्ट टू एन, जिससे हम पूरा साइज वगैरह जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक के, जिसके ऑर्बिट वगैरह जो नंबर रहता है वही एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्या होता है? एल होता है। एल की वैल्यू क्या होती है? n-1 होती है मोस्टली। और ये क्या डिनोट करता है? शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो हमने एक ऑर्बिटर और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, उसमें आपको बताया था कि ये 3 डायमेंशन शेप का होता है। जैसे कि एस हो गया तो स्फेरिकल, पी हो गया तो डम्बेल, डी हो गया तो डबल डम्बेल। तो वहां मैंने शायद डी में डम्बल कर दिया था, गलत कर दिया था। डबल डम्बेल हो, आप करेक्ट कर लीजिएगा वहाँ। ओके,
देख लेते हैं नीचे। मैग्नेटिक। ओके, मैग्नेटिक का क्या है? मैग्नेटिक जैसे कि आप देखिए, इसका सीधे आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हमें दिशा बताता है, दिशा बताता है यानी कि ओरिएंटेशन। सीधी बात। ओरिएंटेशन वाला कहाँ है? ऑप्शन ए है। बस। फोर्थ वाला देख लेते हैं। फोर्थ वाला है स्पिन। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर, अब जो बस अब स्पिन क्वांटम नंबर आपको पढ़ा होगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें भी हमें उसकी इंफॉर्मेशन के कनेक्ट करना है। तो पहला देख लेते हैं हुंड्स। मैच द फॉलोइंग है, इसलिए मैं थोड़ा तेज तेज चल रहा है क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन भी, आंसर भी दिया होगा एक टाइप से, और आपको क्वेश्चन भी दिया होगा। और आपको बस आपको सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इजीली आप कर सकते हैं। सॉरी। No two electrons in an atom can have the same set of four quantum number. Hund's rule में ऐसा कुछ तो था नहीं। Half filled and completely filled orbital have extra stability. हम्म, ये वाला तो नहीं है। Pairing of electron in the orbital belonging to the same structure does not take place until each orbital is singly occupied. हाँ, ये था हमारा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था। अगर मान लीजिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? छः, पांच इलेक्ट्रॉन है, और आपको पी स्ट्रक्चर में डालने हैं। ओके, तो एक दो तीन चार पाँच। ओके, तो आप ऐसे 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 करके डालेंगे। आप ऐसे नहीं डाल सकते। कैसे नहीं डाल सकते? एक ऐसा भरा, एक ऐसा भरा, एक ऐसा भरा, एक ऐसा भरा, फिर एक ऐसा भर दिया, और दो आपने खाली छोड़ दी। तो ये गलत है, ये सही है। तो यही हुड्स प्रिंसिपल होता था। तो ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम स्ट्रक्चर डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज फिल्ड। ओके, तो ये है। देखिए मेरे को याद था इसलिए मैंने एकदम से टिक कर लिया, मुझे जैसे ही आंसर याद है। ओके, बाकी मेरे को दो ऑप्शन नहीं लगे उनमें से कुछ। हालांकि मल्टीपल चॉइस है तो आपको दोनों ऑप्शन भी चेक करने, पर अभी नहीं है। ओके, अफवाह। तो अफवाह प्रिंसिपल क्या बोलता है? तो अफवाह प्रिंसिपल बोलता है, चेक कर लेते हैं इसका ऑप्शन। नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी भी नहीं है। डी, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ द सब एटम। नो, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटॉम ऑर्बिटल फील्ड इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। हाँ, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स होते हैं उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल होते हैं। ये अब वो प्रिंसिपल था। ये सब आपने पढ़ा होगा। थर्ड वाला देख लेते हैं। देखिए अब मैं हर एक चीज की आपको एकदम डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा तो मेरा भी टाइम खराब जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ लिया फिर मैं क्वेश्चन में भी यही पढ़ाऊंगा, चैप्टर में भी वही पढ़ाऊंगा, तो ये गलत है ना। तो आपको ये सारी चीजें पढ़ के आनी पड़ेगी। तो पॉलिस एक्सक्लूजन राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, आप बस थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए और क्वेश्चन एड्रेस कैसे करते हैं वो देखिए। तो नीचे से चल लेते हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर है पॉलिस। ओके, इसका आंसर है ए। ये क्या बोलता है? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। ओके, तो यानी कि अगर दो इलेक्ट्रॉन है एक एटम में, उनका यानी कि जो एन एल एम और एस होता है, उन दोनों, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इन दोनों का, ये दोनों, ये जो चारों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है इज नॉट इक्वल टू सेम। ओके, ये सेम नहीं हो सकता कभी। फोर्थ वाला देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग। अच्छा, हाइजेनबर्ग हमको बहुत देखते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। तो हाइजेनबर्ग का देखते हैं। ओके, इसका आंसर तो मैं जब ऑप्शन पढ़ रहा था सेकंड वाले में तभी मैं देख लिया था, इसका आंसर यही। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंट ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ओके, तो इसका आंसर ये डी है, और मैं इसको बताऊंगा भी नहीं कैसे आया, आपको सीधा सीधा वहां लिखा हुआ दिखता है एक टाइप से। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। ओके, हमारे पास कुछ एक्सरेज यानी कि हमारे पास कुछ वेवलेंथ दी हुई है, यानी सॉरी फ्रीक्वेंसी दी हुई है रेज की, और हमें उससे मैच करना है। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, थ्योरी कंटेंट है। अब इसमें मैं कुछ ऐसे समझाने वाली बात तो नहीं, मैं आपको सीधे आंसर से एक बार आंसर बता देता आपको। इसका आंसर है डी। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 18 हर्ट्स। सेकंड है अपना यूवी रेस।
तो यूवी रेस की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी होती है और जो वेवलेंथ होती है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आपके पास वेवलेंथ दी हुई है तब भी आप ऐसा थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ऑप्शन लाने के लिए, अगर आप कभी भूल जाए इनकी एग्जैक्ट वेव फ्रीक्वेंसी कितनी है तो, और आपको वेवलेंथ के बीच में रिलेशन पता है तो। रेडियो वेव्स देख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ इतनी होती है, 10⁻0 से 10⁴ हर्ट्ज तक आती है। ओके, माइक्रोवेव देख लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी आती है 10⁻10 हर्ट्ज। आपको सारे ऑप्शन टिक नहीं करना है, अगर एक इसके दो से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल था, आपको पहले ही बता दिया था मैंने। ओके, इसमें भी सेम है, फोटोन के बारे में पता करना है तो देख लेते हैं। ये बता सकता हूँ मैं अच्छे से आपको, पर ये बताने लायक होगा भी नहीं क्वेश्चन। फोटोन का आंसर क्या है? एग्जिबिट बोथ, सॉरी, एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ। हाँ, यही तो है। फोटोन क्या करता है? मोमेंटम भी बताता है, टर्म एंड वेवलेंथ, ये दोनों चीज होती है फोटोन में। ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैज, नहीं नहीं, ये सब क्या चीज है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नो, नहीं नहीं, इसका भी आंसर डी है, इसका भी डी, इसका भी डी। अच्छा, या आप ऑप्शन में ला लेना। मैं आंसर लिख दिया। थर्ड वाला देख लेते हैं, साइज को। ये तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो इसका आंसर तो बी तो होना ही है, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका आंसर बी एंड सी होती है। ओके, और हमारा जो फोर्थ ऑप्शन हो गया, क्वांटम नंबर एन। एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू फॉर शेल इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 4। हाँ, ये हो सकती है। एन की वैल्यू 1 से लेके एन इन्फिनिटी तक जा सकती है, नहीं जितना भी, और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव वाला भी है, सी इसका आंसर। इजी इजी था। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है? मैच स्पेस गिवन इन कॉलम 1 विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन इन कॉलम 2। तो अब मैं देखिए इसमें सारे नहीं कराऊंगा, जैसे कॉपर का मैंने कर लिया है तो कॉपर में नहीं कराऊंगा। क्रोमियम का भी आपको बताया, मैं तो सेकंड एंड थर्ड करा देता, आप बाकी सब मैच कर लेंगे। ओके, तो मैं सेकंड करा रहा, फर्स्ट आप देख लेना। देखिए, सारे क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, मैंने अभी सेम चीज रिपीट करी थी। आप चाहे तो पीछे जाके रिव्यू कर सकते हैं। ओके, तो Fe+2 26 होता है, इसमें कितना हो जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? इसका कुछ ऐसा, आर्गन 3d6 4s0, क्योंकि हमने 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। सेम विथ निकल, निकल+2 में भी हम आर्गन लिखेंगे, और ये थोड़ा बड़ा है, 3d8 4s0। इसमें से भी एस में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्योंकि Fe+2 He+2। और अगर आप, चलो ठीक है, मैं बता ही देता, सब बता ही रहे थे। ओके, क्रोमियम का क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आर्गन 3d5 4s1। इसमें से कहीं से कुछ नहीं निकाले, इसलिए जैसे का वैसे ही है। कॉपर की वैल्यू क्या लिख देंगे? आर्गन 3d10 4s। तो चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा डी है, ये वाला हमारा सी है, ये हमारा ए है, और ये हमारा बी। मैच कर लीजिए, कितना इजी था, टाइम वेस्ट हो गया। कोई नहीं। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। अरे बहुत ही जल्दी कर लिया हमने इसको, क्योंकि देखिए मैच द टाइप था, सारे क्वेश्चन के हमें आंसर पूरे पता थे, और हम सब कर चुके थे अच्छे से, टॉपिक क्लियर थे, तो इजी इजी हो गया सब। और 2-3 बार तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछ लिया, क्या क्या, यानी बहुत सस्ते सस्ते सवाल थे। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। Okay, तो देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है इसमें। 3 क्वेश्चन। ओके, ट्राई करेंगे हम ये तीनों क्लियर फिनिश कर पाए, और फिर यहाँ 5 क्वेश्चन तो थोड़ा मुश्किल है, पर देख लेंगे क्या होता है। ओके, पहले 48 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। Assertion A, all isotopes of a given element show the same type of chemical behavior. Okay, ये स्टेटमेंट अच्छा हमें बताना है। ओके, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम आर कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम। तो इसमें बोला गया बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो मुझे तो ये सही लग रही है स्टेटमेंट। ओके, ठीक। तो देखिए, जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स के सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए इसमें एटॉमिक नंबर सेम है,
और एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन इसमें एक चीज होती है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम होती है वो कंट्रोल थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ओके, और वो तो सेम होता है। ओके, तो इसमें बोला गया है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो इसकी वजह से आइसोटोप्स रिसेंबल्स दी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, जो हमारे पास असर्शन दिया हुआ था और उसका रीजन भी सही है, तो इसका आंसर 1 है। बोथ आर ट्रू। ओके, और रीजन इज ट्रू और असर्शन। ओके, 49 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। 49 बोल रहा है, ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी दैट एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। तो the frequency of radiation emitted by a body goes from lower frequency to higher frequency with an increase in temperature. ओके, तो देखिए, मेरे को पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू लग रहा है और जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है वो मुझे थोड़ा फॉल्स लग रहा है। तो इसका देख लेते क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट। ओके, तो देखिए ए ट्रू है और मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है रीजन वो भी ट्रू है, लेकिन वो जो पहला वाला जो स्टेटमेंट है उसको प्रॉपर से डिफाइन नहीं कर पा रहा है। ओके, यानी ये उसका रीजन नहीं होता। मैं आपको बताऊंगा उसका रीजन क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, तो जो आर है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसे नहीं। तो देखिए, जो ब्लैक बॉडी होता है वो एक आइडियल बॉडी होता है जो कि यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है और इमिट भी करता है, और वो यानी ऑल फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी किसी भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है और बहुत फास्ट करता है। ओके, द रेडिएशन दैट इट इमिट्स इज सेड टू बी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, जो ब्लैक बॉडी से रेडिएट होती है ना, जैसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ओके, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होती है। ओके, तो यहाँ पे उस हिसाब से ये जो चीज दी हुई है ये इसको रिलेट नहीं कर पा रही है। ओके, कि ब्लैक बॉडी इमिट्स एंड एब्सॉर्ब्स, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। इसमें ऐसा हो जाएगा विथ, अगर इसकी जगह ऐसा रीजन दिया रहता विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो देखिए, आपने वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी पढ़ा होगा, उसमें भी आपको ये सब बताया जाता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ती है वैसे वैसे ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन होता है, सॉरी, जो टेम्परेचर आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ता जाता है। ओके, टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंक्रीज। तो एक और चीज लिख देता हूँ मैं, थोड़ा सा देख लीजिए। रेफर वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, तो इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। 50। तो देखिए, हाफ सेंचुरी होने वाली है हमारी असर्शन। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। ओके, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज एन एटम। ओके, तो देखिए पहली वाली स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, क्योंकि हाइजेनबर्ग ने जो रूल दिया था उसके हिसाब से ये प्रॉपर प्रूव कर दिया। लेकिन द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ये उसका रीजन नहीं है। ओके, तो ए इज ट्रू बट जो आर है हमारा वो फॉल्स है, तो उसका आंसर है थर्ड। अब वो क्यों फॉल्स है मैं बता रहा हूँ आपको। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो कैसे? तो देखिए, पहला ए ट्रू कैसे हुआ मैं आपको बताऊंगा नहीं ज्यादा डिटेल में। हाइजेनबर्ग अब ये आपको समझा देगा, अगर आपको आता है तो समझा देगा, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आर के बारे में बात करते हैं। तो आर कैसा होता है? इट जो ट्रेजेक्टरी होती है इलेक्ट्रॉन की,
सॉरी, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्लियरली डिफाइंड। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉन का पाथ होता है क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। वो जैसे कि आपने ऑर्बिटल, जैसे इसमें एक ऑर्बिटल वाला पढ़ा होगा आपने, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो देखिए, द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड फॉर द एग्जैक्ट पोजीशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, तो देखिए वो थोड़े से ऐसे, जैसे कि स्फेरिकल हो गया, कभी कुछ डबल शेप के होते हैं, कभी डबल डबल शेप के होते हैं, तो उस हिसाब से उसका अ, उससे हम डिनोट यानी कि रिलेट कर सकते हैं। तो वो रिलेशन हमारा, यानी जो रीजन है वो एसोसिएशन को फॉलो नहीं करता। उसकी जगह अगर ऐसा कुछ रहता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से डेफिनेट शेप नहीं आता, ऐसा ऐसा कह सकते, तब वो आता है। ओके, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे टॉपिक। तो ये तो इजी था। चलिए अब जल्दी जल्दी चलते हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि इसे खत्म ही कर दिया जाए। चार पांच क्वेश्चन बचे हैं, उसमें से दो दो तीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल और एक दो थ्योरी है, तो हम कुछ स्किप भी कर सकते हैं अगर वो हमें सेम टाइप के लगे तो। बाकी लॉन्ग टाइप के आंसर है तो मैं आपको पूरा लॉन्ग आंसर दूंगा नहीं, आपको कुछ ऐसे थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा और आपको आंसर खुद ही देखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला, व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जैसे मेरे को इसकी डेफिनेशन लिखानी पड़ेगी, पर ये इतना सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51, तो इसमें बोला गया है सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पूछा गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब एक बीम ऑफ लाइट आती है टू द मेटल सरफेस, और जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं उस मेटल से, और वो जो इफेक्ट है उसे सॉरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज मुझे बहुत छींक आ रही, आई डोंट नो। तो वही है, सॉरी, मैं डबल से पढ़ा देता, क्या पढ़ा मैं। देखिए, जैसे कि अगर एक आपके पास एक मेटल प्लेट दी हुई है, हमारे पास मेटल प्लेट दी हुई है, सॉरी, और इस पे से आप जब ऐसे लाइट डालेंगे, लाइट, और इस मेटल सर, ये हमारा मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ओके, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकले, तो इस इफेक्ट को, दिस इफेक्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे, लाइट मतलब फोटो, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक, और उसी की वजह से इफेक्ट। तो इस तरीके से आप यानी कि डिनोट कर सकते हैं। इसमें कुछ हम आपने जैसे कुछ फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसमें और अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, एक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें ऐसा दिया रहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जब एक फोटोन हायर एनर्जी का आता है, उसकी कुछ थ्रेशोल्ड एनर्जी रहती है। ओके, जब वो किसी मेटल पे स्ट्राइक करता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से बाहर जाते हैं विथ सम काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो स्टेट द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट दैट कुड नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, एक्सप्लेन दिस इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ओके, तो मैं भी जो बोल रहा था उसी टाइप से बोला गया इसमें। ओके, तो जैसे ही देखिए, तो जब वो स्ट्राइक करते, यानी कि जब ये लाइट बीम आई और उसने जब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट हुए, चेक हुए, तो देयर, आप एक अच्छी चीज बता रहा मैं, ओके, देयर इज नो टाइम गैप। ओके, तो उस बीम ऑफ लाइट के आने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में ज्यादा टाइम गैप नहीं रहता, एकदम फट से निकल जाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन emits as soon as possible। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, पर ये कैसे निकल रहे, यानी कि इनका कुछ प्रॉपर्टी होगा ना, तो होता है देखिए। तो जैसे आप, मैं ऐसे पॉइंट में बता देता आपको थोड़ा अच्छे से, ये पूरे जो क्वेश्चन है वो पूरा सम अप कर देगा ये मेरे पॉइंट्स। ओके, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी के। ओके, ये फिजिक्स में एक चैप्टर रहता है ना, वेव ऑप्टिक्स रहता है, उसमें और अच्छे से क्लियर किया गया इस टॉपिक को। ओके,
तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सिटी इंटेंसिटी कितनी होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है। ओके। लेकिन अब आप बोलेंगे आप कोई भी लेकिन कोई भी लाइट डालती है, ऐसे कैसे आप उस मेटल से आप उसके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं? उसके लिए कुछ एक ऐसी बाउंड्री कंडीशन तो रहना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हैं तो इतनी फोर्स दोगे आप, इतना आधा 75-95% काटोगे तो अपने आप टूट जाएगा। उस टाइप से इसका भी एक कुछ बेरियर होता है, कुछ बेरियर फ्रिक्वेंसी होती है उस लाइट की, जिसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स निकलने चालू होते हैं। ओके। तो एक इसमें एक टॉपिक होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके। तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी टू emit इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डीप मैटर। ओके। ये भी आपको याद रखना है। इसको हम बी नॉट से डिनोट करते हैं। ओके। तो अब उसमें बोला क्लासिकल थ्योरी और अपना जो क्वांटम थ्योरी है उसके बीच में डिफरेंस पूछा है एक टाइप से, यानी कि क्लासिकल थ्योरी किस तरीके से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और हमारी क्वांटम थ्योरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही है। तो वो देखते हैं क्लासिकल, इसको मैं सिलेक्ट करता क्लासिकल वर्सेस सॉरी क्वांटम। तो देखिए हर एक जो भी आपको केमिस्ट्री पढ़ाता है वो आप क्लासिकल थ्योरी भी बताता है और क्वांटम थ्योरी भी बताता है। आपने ये सब पढ़ा होगा। तो मैं आपको बताया जैसे कि क्वांटम थ्योरी, पहले क्वांटम थ्योरी के बारे में बात करें तो क्वांटम एज पर क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब एक फोटोन यानी कि कुछ एनर्जी लेके आ रहा है, लेकिन उसकी एनर्जी एक जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वैसी थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। तो उस थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा की एनर्जी से आएगा तब मेटल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। समझ गया मैं क्या बोलना चाह रहा? एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो जब ये चीज होता है देन ये एनर्जी कुछ आए तब ये मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ओके। और ये कैसे निकलते हैं? विदाउट एनी डिले इन इट्स ऑफ लाइट। तो देखिए ये क्वांटम थ्योरी पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी उससे। ओके। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। तो यही पूछा गया। अब देखिए और मैं ऐसे डीप में जा सकता पूरा आधा घंटा अभी लगा सकता मैं इस पे, बहुत अच्छा टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद था बेसिकली। पर अभी आपको इससे ऐसा आइडिया मिल गया होगा कि आप क्या लिख सकते हैं। जैसे थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो गई, इतनी एनर्जी देना पड़ेगा, इतनी फ्रिक्वेंसी देना पड़ेगा, इसमें कुछ डिले नहीं रहता और पूरा डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट पे। तो ये सारी चीजें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Threshold frequency may not is the minimum frequency which a photon must process to eject an electron from a metal. Okay. ये मैं अभी जो बताया वही चीज। इट इज द डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। ओके। ये भी बात सही है। वैन अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हर एक मेटल की अलग अलग कुछ वो पावर होती है, यानी कि सहने की क्षमता होती है, जिस जो टूट जाए तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो उसमें से। वैन अ फोटोन, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास किसी फोटोन की, वाज आउट टू हिट, जब वो हिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। कैलकुलेट द तो हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालनी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ओके। शो दैट एन इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी इमिटेड इफ द फोटोन विद वेवलेंथ। ओके। फिर इसमें हम कंपेयर भी करना है, अगर 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ आ रही है तो निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करते, पहले आपको मैं एक रिलेशन देखा था। एनर्जी को कैसे लिखते थे? एच नहीं लिखते थे अपन, है ना? ऐसे लिखते थे एनर्जी को, हम ऐसे डिनोट करते थे ना जब हम फोटोन वोटोन हमने पढ़े थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो एनर्जी इक्वल टू एच में उसमें डिनोट करते हैं। लेकिन जब हम इस एनर्जी को हम किसी मेटल पे डालते हैं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करते हैं। एच न्यू को कैसे लिखते हैं? एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट। तो ये एनर्जी जो होती है ये हो गई हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके। ये तो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी आ गई, क्योंकि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वजह से जो एनर्जी वो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, लेकिन उसके साथ कुछ काइनेटिक एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है। अब एच एच काट लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जो हम दे रहे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास दी होगी, यानी कि ये हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और प्लस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एच। और हमें क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए।
तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, वी माइनस काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एच। तो आप ये अभी एक साइड में लिख के रख दीजिए, ये पहला पॉइंट। ओके, तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, गिवन। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन में पढ़ते आना चाहिए। देखिए अब ये थोड़ा ना अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन में पढ़ते आना चाहिए। आपके पास दिया गया हुआ है, आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10⁻50 पर सेकेंड। ओके, यानी सेकंड -1 ऐसे लिख सकते हैं कि सेकंड रहता है अपॉन में। और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है 1.988 × 10⁻⁻19 जूल। एच की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, और बस आपको पुट करना है। तो इससे आपको मैं कैलकुलेटर में सॉल्व कर रहा, तो उसकी वैल्यू कुछ इतनी आती है 7 × 10⁻14 इनवर्स। तो ये हमारे पास आ गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इतनी फ्रीक्वेंसी आप इतनी फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बीम ऑफ लाइट पास करेंगे, अब इतनी फ्रीक्वेंसी के ज्यादा फोटोन आप पास करेंगे, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल से निकल पाएंगे। ओके, तो हमें एक चीज भी दी है, हमें एक वेवलेंथ भी दी हुई है, और हमें उससे कंपेयर करना है कि अगर इतनी वेवलेंथ का फोटोन डालेंगे तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हमारे पास दिया हुआ है लैम्डा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर। तो अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, तो हम या तो उसको लैम्डा में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर लैम्डा को फ्रीक्वेंसी में। तो अभी मैं फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता हूँ, यानी कि लैम्डा को फ्रीक्वेंसी में। तो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता था, फ्रीक्वेंसी इंटू सी होता था। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सी बाय लैम्डा हो जाएगी। ओके, ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा वो हो जाएगा, छोड़ो। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 10⁻14। हाँ, मैं ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लिया था अभी, तो इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सब कैलकुलेशन पार्ट है। हाँ, तो देखिए अब यहाँ देखिए, इसकी वैल्यू 5 × 10⁻14 है और इसकी वैल्यू 7 × 10⁻14 है। तो यहाँ क्या दिख रहा है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा है जो हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। तो इससे पता चला है कि अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड। ओके, तो आपको ये चीज याद रखनी। तो ये देखिए, ये अच्छी चीज है, आपको इसे स्टार मार्क करके लिखना है। अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट बी इमिटेड, और फ्रीक्वेंट, और अगर ये कम होती है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड। तो ठीक है, ये आप अच्छे से लिख लीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा यार, तो देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। तो देखिए पहला वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने बस इसी पे बात करी है, और कुछ करे ही नहीं हमने। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर आ जाता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज इज पास थ्रू अ हाइड्रोजन गैस, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट टू प्रोड्यूस एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। दिस एक्साइटेड atoms emit electromagnetic radiation of discrete frequency which can be given by 1097। ओके, व्हाट पॉइंट ऑफ बोर मोटर। ओके, तो हमें सिर्फ इसमें अच्छा, सो ये हमारे इसे हम क्या कहते हैं, न्यू कहते हैं। ठीक है, इसे हम डिराइव, इसे हमें डिराइव करना है, डिराइव। और हमारे पास दिया हुआ है 1096। अच्छा, ये डिराइव करना है, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास बेसिकली। तो हमने जो बोर थ्योरी पढ़ी थी उसमें क्या बोलता था, एम बी इक्वल्स टू NH/2 का, ये आपने पढ़ा था कि नहीं। तो उससे ही एक आपको एक और चीज दी हुई, मैं आपको अब पूरा एकदम डेरिवेशन नहीं करा रहा, पर आपको मैं एक ऐसा ओवरव्यू दे रहा। ओके, तो EN को, जैसे कि एनर्जी ऑफ nth स्टेट हम इसमें कैलकुलेट करते थे जब हम रेडियस वगैरह वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करते थे, तो हम उसे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखते थे। ओके, तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आती थी, -2 पाई स्क्वायर M E स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर। तो ये होती थी हमारी nth स्टेट होती थी। एच तो आपको बताया था, ये मास हो गया, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया। ओके, ये माइनस हो गया। ओके, ये सारी चीजें करते थे। तो इसमें क्या होता था, बोर्स मॉडल ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, और उनकी फिक्स्ड एनर्जी होती है। और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज होती है, वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल तक के में ट्रांजिशन करते हैं। उसकी वजह से हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मास इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है यहाँ पे, और ई इज इक्वल टू चार्ज हो जाता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस तो आपको पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो अब देखिए, ये ई एन एनथ स्टेट की, अगर हमें कोई एक
इनिशियल है और एक कोई फाइनल है, जैसे देखिए एन इनिशियल है एन फाइनल, इनके बीच में निकालना है, तो हमें बस फॉर्मूला में पुट करना है। तो डेल्टा इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल हो गया, वैल्यू पुट कर रहा मैं, 2 - 2 पाई स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, एम कॉमन निकाल लिए, ई की पावर 4 कॉमन निकाल लिए, ओके, और अपॉन में एच स्क्वायर निकाल लिए। लेकिन एन तो यहाँ चेंज हो रहा है, तो 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का होल स्क्वायर, तो ऐसे लिखते थे हम कुछ। और इसी से हमारे पास ये जो थी हमारी, उसको हम इससे डिनोट करते थे, ओके। इसकी वैल्यू डेल्टा ई अपॉन एच सी आती, और इसी की वैल्यू हमारे पास दी हुई 109677। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ना, ये पूरी कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 109667, 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का होल स्क्वायर, ओके। ये हो गया नहीं, और इसको हम आर एस से भी डिनोट करते थे, ओके। 1/n इनिशियल का होल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का होल स्क्वायर, और इस इक्वल टू ये न्यू बार, ओके। और इसको हम न्यू बार को हम इससे भी लिखते हैं। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, मैं थोड़ा रफ रफ बता दिया आपको कैसे डिराइव कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, ओके। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अगर आपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये सारे टॉपिक्स आप क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन emitted when an electron jumps from n equals to 3 to n equals to 2 in a hydrogen atom। ओके, तो ये वही है पिछले वाले क्वेश्चन का इम्प्लीमेंटेशन। 109766 1/n इनिशियल का उसका माइनस 1/n फाइनल का उसका। तो पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है? 109677 इंटू 1/n इनिशियल क्या था, जम्प फ्रॉम n इक्वल्स टू 3 का उसका माइनस 1/n इक्वल्स टू 2 का उसका। आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है, कितनी आती है, सॉरी, हाँ, इससे इससे आपको वैल्यू लिखनी है। लेकिन हमारे पास जो न्यू बार होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी? देखिए हमने अभी पिछले इसमें लिखा था, उसको लिखते थे हम डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच सी लिखते थे, ओके। ओके, और डेल्टा ई क्या होता था? डेल्टा ई हमारा ऐसा होता था, डेल्टा इज इक्वल्स टू, हाँ सॉरी, तो हम जब लिखते थे तो यहाँ पे डेल्टा इज इक्वल्स टू कितना आता? -3.052 इंटू 10⁻⁻19। ये कैसे आया? देखिए डेल्टा ई को अपन ऐसे करते एच इंटू, ये सी होता था, इंटू न्यू होता था। अब आप बोलेंगे न्यू कैसे आया? तो न्यू जो होता था हमारा वो होता था डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता था, ओके। और लैम्डा को क्या लिखते थे हम? लैम्डा को हम न्यू लिखते थे, और सॉरी, इसी की वैल्यू ये हमारी न्यू है। तो आप जब इसकी वैल्यू, ओके, इसकी वैल्यू, सॉरी, इसकी वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपको बस डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी, ओके। बस आपको फिर मैनिपुलेशन करना है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए डेल्टा ई की वैल्यू, ये देखिए मैंने ऐसे कैलकुलेट करा था वो, -3.052 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये कैसे करा मैंने? इसका एक फॉर्मूला था 13.6 इंटू 1/n1 का हो उसका माइनस 1/n2 का हो उसका। जब आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस में आती है डेल्टा ई की, आपको ये याद होगा। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आपको क्या चाहिए? कैलकुलेट द एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी, ओके। तो देखिए ये तो एनर्जी हो गई, ये कैसे कैलकुलेट करें हमने? ये देखिए इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करें, ओके। अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच, और इसकी वैल्यू कितनी? 4.606 एंड 10⁻16, ओके। ये सारी चीजें मैंने कैलकुलेट करके रखी थी, आप चाहे तो कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए, ओके। तो इस तरीके से आप डेल्टा ई निकाल सकते हैं। देखिए ये जो फॉर्मूला था ये हमने पहले पढ़ा था, ये हमने फॉर्मूला, सॉरी कहाँ गया, हाँ, ये जो है हमारा फॉर्मूला, इससे भी निकालते हैं, इसको हम डेल्टा ई से भी डिनोट करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, why was change in Bohr model, sorry, why was a change in the Bohr model of atom required, due to which important developments, concept of movement of an electron in an orbit was replaced by the concept of probability of finding electron in an orbital? What is the name given to the
चेंज मॉडल एटम। ओके। तो जो ड्रॉ एक बहुत, रुकिए मैं इसको बता दूं। बोस मैडम, बोस मॉडल था, उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ओके। तो उसमें क्या था? पहला ड्रॉबैक था, उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का स्पेक्ट्रम डिफाइन नहीं कर पाया था, यानी कि अनेबल टू एक्सप्लेन मल्टी, यानी उसने सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का डिनोट कर पाया था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम। ओके। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम डिनोट नहीं कर पाया था। और उसने क्या नहीं बताया था कि एक और चीज नहीं बता पाया था, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। ओके। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, उसने कहा कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिट रिप्लेस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। ओके। तो ए ऑर्बिट, तो द टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट contributed significantly towards the change of concept of moment। ओके। तो इसको सही करने के लिए दो वो हुए, क्या हुए? टू इम्प्रूवमेंट्स। ओके। इसमें क्या था अपना, द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल वर। पहला था हमारा डुअल नेचर, और दूसरा क्या था हमारा, अनसर्टेन। तो इसी तरीके से जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम था, उसे हमने नया मॉडल के नाम में यानी अपनाया। ओके। तो व्हाट इज द नेम गिवन टू द चेंज्ड मॉडल ऑफ एटम? तो जो देखिए, जो हमने बोर ने जो मॉडल लिया था, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी वजह से हमें ये डुअल नेचर एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाला मॉडल, यानी कि मॉडल हमें फिर से लाना पड़ा था। ये सारी चीजें आपने पढ़ी होगी। तो उसे हमने एक नाम दिया था, क्या दिया था? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके। तो ये नाम था, और ये क्या हो रहा है, ड्यू टू विच इम्प्रूवमेंट, देखिए यही वो कुछ डेवलपमेंट थे। तो which was replaced by the concept of- ओके। ये इसको उठाना पड़ेगा भाई। तो ये था। ओके। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा पूरे 55 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस चैप्टर के, और हमारा चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज खत्म होता है। तो ठीक है, ऑल ऑफ यू, आज थोड़ा लंबा हो गया। तो मिलते हैं अगले कुछ चैप्टर्स के एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।